हेलो स्टूडेंट, हम 6 क्लास का लेसन 8 पढ़ रहे हैं जो है रूरल लाइवहुड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन किस प्रकार से लोग जीते हैं, उनकी आजीविका कैसे, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज इसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल लेबर एंड फार्मर इन इंडिया। भारत में खेतीहर मजदूर और किसानों की स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 3 है इस वीडियो का। ये चैप्टर जो चल रहा है इसका ये 3rd पार्ट है। जो 2 पार्ट है वो आप कल तक देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में जो भारत में खेतीहर मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चरल लेबर एंड फार्मर्स इन इंडिया। तो शुरू करते हैं। इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबर लाइक तुलसी एंड मैनी स्मॉल फार्मर लाइक शेखा एंड फ्यू बिग farmer like Ramalingam in India. Near to out of every 5 families are agricultural labor families. All of them depend on the work they do on their other people field in to earn a living. Many of them are landless and other many on very स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। यानी कि आप देखते हैं भारत में, यानी कि कलपट्टू विलेज, यानी कि कलपट्टू विलेज की कहानी देखते हैं। इन कलपट्टू विलेज देर आर एग्रीकल्चर लेबर लाइक तुलसी एंड वेरी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखा। यानी कि आप ये देखते हैं कलपट्टू विलेज जैसे गांव हैं, वहाँ पर खेतीहर जैसे मजदूर है, जैसे तुलसी की तरह मजदूर है, तो शेखर की तरह छोटे किसान भी है। कहीं आप कलपट्टू विलेज की कहानी आपने पढ़ी जिसमें क्या है, कोई खेतीहर मजदूर है जो खेतों में काम करते हैं, और कुछ शेखर के जैसे क्या है, छोटे किसान हैं जिनके पास कम जमीन है। और उसी गांव में आपने ये भी देखा था रामालिंगम जैसे बड़े किसान हैं जिनके पास जमीन ज़्यादा है। भारत में प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य, प्रत्येक परिवार में से लगभग 2 परिवार ऐसे हैं। भारत में 5 परिवारों में से 2 परिवार ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें से 2 फैमिली क्या है, कृषि कार्य को करती है, यानी कि जो एग्रीकल्चर का काम है उसको करती है। ठीक है, ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के जो खेत है उन पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन किसान हैं, लैंडलेस, यानी कि भूमिहीन लैंडलेस, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है। इनमें से कई भूमिहीन हैं तो कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी कि स्मॉल भूमि है, स्मॉल फील्ड है जो खेती के लिए काम में वो करते हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों की बात कर लेते हैं जिनके पास ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही कम ज़मीन है, यानी कि उसकी ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन उसके पास ज़मीन क्या है, कम है, जिससे उपज जो है वो कम प्राप्त कर पाता है। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर देयर आर लैंड इज barely enough to meet their needs. In India, 80% of farmers belong to this group. Only 20% of farmers are like Ramalingam. These large farmers, most of their land in the village as a part of the product sold in the market. Many of them have started the business such shops and trading small factors etc. यानी कि शेखर जैसे कई छोटे किसान भी हैं जो क्या करते हैं, शेखर के जैसे छोटे किसान हैं जिनकी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़मीन है। भारत में 80% किसानों की हालत क्या है, ऐसी है जिनके पास क्या है, खेती के लिए ज़मीन कम है। केवल 20% किसान ही क्या है, रामालिंगम जैसे किसान है जिनके पास क्या है, कहीं ज़्यादा ज़मीन है, और वो बड़े किसानों की उसमें श्रेणी में आते हैं, बड़े किसानों की कैटेगरी में वो आते हैं। एक किसान गांव की अधिकतर ज़मीन खेती करता है, ये गांव की ज़मीन है उस पर खेती करता है। उसकी उपज का बहुत कम भाग बाज़ार में वो बेच पाता है, बहुत ही कम भाग। जिसके पास ज़मीन है कम है तो वो कम भाग ही क्या है, बेच पाएगा। कई बार किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना है, और
सूद पर पैसा देना, ब्याज पर पैसा देना, मोटी मोटी फैक्ट्रियाँ लगाना, छोटी मोटी फैक्ट्री लगा लेना, या दूसरों के घरों में दूसरों घरों के लिए जो मजदूर का काम करते हैं वो काम करना, ट्रैक्टर चलाना, किसानों ने ये काम भी शुरू किया है। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा था। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगलों की उपज और पशुओं पर भी निर्भर रहते हैं। यानी कि जो लोग हैं कलपट्टू गांव के, वो खेती का काम तो करते हैं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, वो जैसे जंगलों से जो भी चीज़ें उपज प्राप्त होती है उन पर भी निर्भर रहते हैं। और छोटे छोटे जो किसान, जो बड़े किसान हैं, छोटे किसान, उनके घरों में वो काम करते हैं या उनके खेतों में काम करते हैं। इस तरीके से वो अपने जीवन को चलाते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत में कुछ लोगों के पास खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। उत्तर भारत की बात करते हैं तो जंगल से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उन पर भी और खेती पर, दोनों पर वो निर्भर रहते हैं उत्तर भारत के लोग। जैसे महुआ बीनने, महुआ एक नशीला पदार्थ आता है, उसको तेंदुए के पत्ते और शहद इकट्ठा करना और उन्हें व्यापारियों को बेचना, ये इनके काम होते हैं कि छोटे किसानों के जिनके पास ज़मीन कम होते हैं इन पर निर्भर होते हैं। इसी काम के अतिरिक्त आय में भी उनकी ज़्यादा मदद मिलती है। उनके पास आय के कोई सोर्सेस नहीं है, उनके पास इनकम के कोई सोर्स नहीं है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, जैसे शहद इकट्ठा करना और तेंदुए के पत्ते से जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको करना, और महुआ के पत्ते को बीनना, शहद को व्यापारियों को बेचना, इस प्रकार से वो छोटे छोटे काम करके अपने जीवन को चलाते हैं। इसी तरह हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पर जिन किसानों के पास ज़मीन कम है तो वो क्या करते हैं, समुद्री इलाकों में आपने देखा होगा तो वो मछली पकड़ने का काम करते हैं और उन मछलियों को दूसरे जो शहर में उनमें बेचने का काम करते हैं। अरुणा और पारिवेन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। और यह परिवार कलपट्टू के पास पुट्टूपेट के गांव में रहता है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं, अरुणा और पारिवेलन के बारे में। अरुणा और पारिवेलन जो है, अरुणा और पारिवेलन एक ऐसे किसान हैं जो क्या है, जिनके पास ज़मीन नहीं है और वो क्या करते हैं, वो दूसरे जैसे समंदर के आसपास मछली पकड़ने का काम करते हैं। मछली पकड़कर वो अपने जीवन को चलाते हैं। मछली पकड़ कर वो उनको शहरों में बेचते हैं और इससे वो उनको पैसे प्राप्त होते हैं और वो अपने जीवन को सर्वाइवल कर पाते हैं। मछली पकड़कर मछलियों को जो इकट्ठा कर उनको मछलियों की जो फार्मिंग करते हैं। तो इसी तरह अरुणा और पेरिवेलन के बारे में पढ़ते हैं। अरुणा और पेरिवेलन किस प्रकार से काम करते हैं। नॉट वेरी फॉर फ्रॉम कलपट्टू इन द विलेज ऑफ पेडुपेट पीपुल आर अर्न देयर living by fishing. Their houses are close to the sea and on find cows on the and needs the laying round. At about the 7 o'clock in the morning there is a lot of activity to the beach. बीच यानी कि जो बीच होता है उसके बीच में 7 बजे के बाद में ऐसी गतिविधियां शुरू हो जाती है। This is the time when the return with their catch and woman gather to the buy and sell fish. My husband, my brother and my brother-in-law in return too late today. I was very worried. They go to the sea together in the. They said we caught in the storm. I have kept in the fishing in the families. I will take rest in the money I get from the well I division into the shares. यानी कि जो कलपट्टू के गांव के जो लोग हैं वो इसमें अरुणा और पारिवेलन ये दो बच्चे हैं, ये मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। ये दो लोग हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या करते हैं, आजीविका चलाते हैं। उनके घर समंदर के पास ही है और चारों ओर जाल और
केरा पैटर्न, यानी कि मछुआरा जो मछुआरे होते हैं उनके पकड़ने का एक विशेष तरीके की नाव होती है, जिसको ये क्या नाम दिया गया है, कैटरामैन कहा गया उसको, यानी कि मछली जो होती है ना उसको, ये मछली पकड़ने के लिए नाव होती है, उसको कहा जाता है ये। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे गहमागहमी यानी कि चहल पहल हो जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं समुद्र के किनारे बीच पे। इस समय सारे कैटरामैन मछली पकड़कर लौट रहे होते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती है। अब अरुणा और पेरीवलन बताते हैं कि मेरा पति पेरीवलन, मेरा भाई और जीजा बहुत देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हुई। ये सारे कैटरामैन समुद्र के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं। आज बताया जा रहा है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया है। ऐसा उसने सुना कि समुद्र में क्या है, बहुत बड़ा तूफान आया है। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने मेरे परिवार के लिए कुछ एक तरफ उठाकर रख दी, यानी कि जब समुद्र आया तो कुछ मछलियां मैंने क्या कि मेरे परिवार के लिए सुरक्षित कर दी, बाकी को नीलाम कर दी, यानी कि बेच दी, सोल्ड आउट, यानी कि बाकी को बेच दी। इस नीलामी में जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है, 4 यानी कि ऑन 4 शेयर्स। इन नीलामी में जो पैसा मिलता है वो 4 भागों में बढ़ जाता है। किस में बढ़ता है? पारवेल में बढ़ता है, खुद में बढ़ता है, उसमें जो उसकी पत्नी उसमें बढ़ता है, और अरुणा में बढ़ता है। चारों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाकी एक हिस्सा मुझे मिलता है जो नाव और जाल वगैरह के होते हैं। चूँकि जाल कैटरामैन और उसका इंजन हमारे हैं तो उसका हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो नाव है उसको चलाने में काम करता है। कौन बता रहा है ऐसा? अरुणा बता रही है। यानी कि ये एक समुद्र किनारे लोग हैं जो मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो नीलामी में ये कुछ मछलियाँ जब बेचते हैं उनको पैसा प्राप्त होता है। कुछ ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है समुद्र किनारे, कुछ आगे जाते हैं तो ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें जो है वो क्या करती है, उनके पास मछलियाँ खरीदती हैं, वे टोकरियों में भरकर उन्हें ले जाती है और बाहर कुछ व्यापारियों को वो बेच देती है जो दुकानों में मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक नीलामी का काम निपटा कर आ जाती हूँ और शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे, यानी कि 2 बजे फिर से चले जाएंगे सुबह जल्दी, यानी कि सुबह 2 बजे के आसपास निकल जाएंगे और समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ेंगे वो। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समंदर में नहीं जा पाते हैं क्योंकि उस समय मछलियों का प्रजनन का समय होता है, यानी कि मछलियाँ उसमें प्रजनन करती है, यानी अंडे देती है, तो इस वजह से उस समय वो नहीं जा पाते हैं। प्रजनन का जमावड़ा हो जाता है तो लोग इसकी बदबू से बीमार पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया क्योंकि उनके घर वालों को ये डर था, ठीक है, क्योंकि मछलियों की वो गंध से बीमार पड़ जाते हैं। गली में अधिकतर लोग बच्चों के खेलते हैं ना, इस वजह से बीमार हो गए। अब लोगों का विरोध क्या हुआ? आपने यास्मीन खाला वाला पढ़ा होगा, यास्मीन खाला वाला आपने देखा था, उसी के बारे में बताया गया है। गंगाबाई और यास्मीन के जैसे वो विरोध करते थे ना, ये इस प्रकार जो गंदगी हो रही थी उसके बारे में बात कर रहे थे। इस तरीके से अरुणा और पारवेल जो है वो मछलियों को समंदर से पकड़ते हैं। 4 महीने वो सब मछलियाँ पकड़ने नहीं जा सकते क्योंकि उस समय मछलियों का प्रजनन का समय होता है, यानी कि मछलियाँ अंडे देती है जिससे वो अगले वाली फसल उनके लिए तैयार होती है, यानी कि उनके अगले वाली जो फार्मिंग है, फिश फार्मिंग, वो तैयार हो जाती है। तो 4 महीने तक वो क्या करते हैं, घर पर रहते हैं, दूसरा कार्य करते हैं, क्योंकि उस समय वो अगर मछलियों के पास जाते हैं तो मछलियों की गंध से बीमार हो जाते हैं, तो उस समय वो जा नहीं पाते हैं, तो उस समय वो बेरोजगार होते हैं। तो जो अरुणा मछलियाँ पकड़ती है उससे वो क्या करती है, खुद आसपास बेच देती है, नीलाम कर देती है, या कुछ उसे बड़े किसानों को बेच देती है। बड़े जो लोग होते हैं ना, उनको जो मछलियाँ खरीदते हैं मार्केट में, फिश मार्केट में, वो मछलियों को सेल कर देती है। इस फोटो में आप देख सकते हैं जैसे ये
क्या है, फिश मार्केट में मछलियाँ बेची जा रही है और इस तरीके से अरुणा है वो मार्केट में मछलियाँ बेच रही है। तो लोग इस तरीके से गाँव में क्या है अपना जीवन यापन करते हैं, लोग अपने जीवन को इस तरीके से गाँव में जीते हैं। तो आपने आज इस वीडियो में हमने इस 3 वीडियो के माध्यम से हमने लोगों जो गाँव में लोग रहते हैं उनके जीवन के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। तो आपने समझा कि लोग किस प्रकार से गांव में रहते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी गांव में गुजर बसर हो पाती है, ये सारी बातें आपने जानी। इस वीडियो में इस चैप्टर में हमने तुलसी की कहानी पढ़ी, शेखर की कहानी पढ़ी। तुलसी जो है, तुलसी एक मजदूर है जो लोगों के घरों में काम करती है, उसका पति भी क्या है मजदूर है, दोनों मजदूरी का काम करते हैं, बड़े किसानों के घर में काम करते हैं। और शेखर की कहानी पढ़ी। शेखर क्या एक छोटा किसान है, उसके पास ज़मीन कम है, यानी कि इसके पास ज़मीन कम है जिससे वो उस पर खेती कम कर पाता है। रामालिंगम जैसे बड़े किसान हैं, कहीं उनके पास रामालिंगम के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, लंबी यानी कि कई हेक्टर्स में है, और उसने बैंक से लोन भी ले रखा है कर्ज, और उसके अलावा उसके पास मिल है, चावल की मिल है, और उसके पास शॉप है किसकी, खाद बीज की, सीड्स की शॉप है। तो वो बड़ा किसान है। इस तरह से ये जो भिन्नताएं हैं आप देखते हैं, ये गरीब छोटे किसानों और बड़े किसानों में भिन्नताएं हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें आपने इस वीडियो में जानी। तो अगले वाले वीडियो में यानी कि अगले वाले वीडियो में हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जो इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा, और वो है अर्बन लाइवलीहुड, यानी कि शहरों में जीविका कैसे लोग जीते हैं अपना जीवन, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।